वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपके लिए 4 कहानियां लेकर आई हूं, जो कहानियां वैसे तो एक दूसरे से मिलती नहीं है, पर हाँ हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जहां कुछ कहानी बहुत ही इमोशनल है तो वहीं कुछ बहुत ही खतरनाक और सोचने वाली। तो कहानी की बात शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने से कुछ दूरी पर एक काकुन को देखता है। काकुन वही तितली गंडा जिससे तितली का जन्म होता है। दोस्तों उसी काकुन को हाथ में रखते हुए वह आदमी कहता है, अब इस दुनिया में किसी जीव का जन्म होकर जी पाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया रहने के लिए नर्क बन चुकी है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और दुनिया पूरी बर्बाद हो चुकी है। तब हमें पता चलता है कि यह फ्यूचर का वह समय है जहाँ बस दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इंसानियत और गवर्नमेंट जैसी अब कोई चीज़ नहीं है और बस यही जिंदा रह सकता है तो जो दूसरों को मारना जानता है। वही दोस्तों हम जो दूसरे गैंगस्टर ग्रुप को भी देखते हैं जो लोगों को मार कर उनकी कीमती चीज़ें चुरा लेते हैं, जिससे कीमती चीज़ें पता है क्या, पीने के लिए पानी, खाने की चीज़ें। अब आगे हम ऐसे गैंगस्टर ग्रुप को देखते हैं जो कुछ ही देर में खुद में पाने के लिए लड़ने भी लगते हैं। तभी दोस्तों वहाँ से वो बूढ़ा आदमी जिसे हमने शुरू में देखा था वो वहाँ से गुजर रहा होता है। उसको देखकर इनमें से एक मेंबर कहता है कि उस बूढ़े को शूट कर दो। लेकिन दोस्तों तभी उस ग्रुप में से कोई दूसरा मेंबर कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसने ऐसा क्यों कहा इसका तो कोई स्पष्ट कारण है ही नहीं, लेकिन हो सकता है उसे बूढ़े आदमी पर उसे दया आ गई हो और शायद वो उसको जानता भी हो, इसलिए वो उसे मारने से रोक देता है। लेकिन हाँ वो बूढ़े अंकल को पास बुलाता है और बाकियों से कहता है कि तुम्हें पता है इनको बहुत अच्छी कहानियाँ आती है, ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी सुनाते हैं। यानी कि दोस्तों ये लड़का उस बूढ़े आदमी को जानता था। अब ये सुनकर इनका बॉस उस बूढ़े आदमी से कहता है कि चलो हमें भी अपनी कुछ कहानियां सुनाओ, जरा हमें भी तो कहानी पसंद आनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ अगर मुझे कहानी पसंद नहीं आई तो तुम गए काम से। ये सुनकर तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 4 कहानियां सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। और फिर यहाँ से होती है मेन मूवी शुरू, जहाँ सबसे पहली कहानी में हम रघु नाम के एक वसूली करने वाले आदमी को देखते हैं जो काफ़ी हद तक गुंडे जैसा ही होता है। और आज वो एक जगह वसूली करने आया था। अब जहाँ पर जिस आदमी से रघु को पैसे लेने होते हैं ना कुछ बहाना बनाकर वो कहता है कि दोस्तों उससे फ्रस्ट्रेट होकर रघु गुस्से में अपने हाथ में जो उसने रूबिक क्यूब रखा होता है उस आदमी के हाथ पर लगाकर मारता है। जब तक उसके हाथ से खून नहीं निकलने लगता। पूरी तरह से बाल खाल करने के बाद कहता है कि सुनो मैं कल वापस फिर आऊँगा। एंड दोस्तों इस तरह से रघु वहाँ से अपने घर के लिए आ जाता है जहाँ पर कोई फंक्शन का सेलिब्रेशन हो रहा होता है। एंड फिर वो सेलिब्रेशन में नाचता है। तभी वहाँ पर वो दूसरी कहानी शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 कहानियाँ हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर एक बूढ़े दादा को देखते हैं जिन्होंने एक जमींदार से कुछ कर्ज लिया हुआ था और लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसका कर्ज ब्याज तक चुका पाए। इसके बाद दादा एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ के दुकानदार से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। ये कहते हैं कि बेटा आज गांव में मेला है और मेरी पत्नी को वहाँ मुझे लेकर जाना है, जरा मेरी मदद कर दो। लेकिन मदद करना तो दूर, वो दुकानदार उनको गालियाँ देकर वहाँ से भगा देता है। और भाई सच बात बता रही हूँ, इस सीन में जो दुख हुआ और तकलीफ दादा के चेहरे पर हो जाती है ना वो किसी को भी रुला देगी। बाकी चारों स्टोरी में सबसे इमोशनल सीन यही होता है कि आगे दादा अपने घर पर आते हैं जहाँ उनकी पत्नी जिन्हें हम दादी बुलाएंगे वो मेला घूमने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि दादा इतनी जल्दी आ गए और निराश लग रहे हैं, बस वो समझ जाती है कि इनको पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए वो मेले में जाने से अपना मन बदल लेती है और कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। कुछ देर के बाद जब दादा खाना खाने के लिए बैठते हैं और दोस्तों तब हम समझ पाते हैं कि दादा को दादी के लिए बहुत समय से एक साड़ी लानी है, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने बहुत पहले दादी के लिए साड़ी खरीदी थी, तब से वो यही पहन रखी है। और इन्हीं की गरीबी का हाल आप समझ सकते हैं कि किस कदर है। दादा रेडियो को भी बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दोस्तों बैटरी ख़त्म हो जाएगी और नई बैटरी तक लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अगली सुबह जैसे ही दादी नींद से उठती है तो सामने दादा मुस्कुराते हुए बैठे होते हैं और कहते हैं कि चलो आज तुम्हें शहर घुमा कर लाऊं, जिसे सुनते ही वो बड़ी खुश हो जाती है और फिर बिना देरी के लिए सामान पैक करके घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से दोस्तों दूसरी कहानी होती है शुरू, जहाँ पर हम एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ उनको ट्रैफिक पर एक भिखारी औरत भीख मांगते हुए नजर आती है, जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी होती है दोस्तों, जो कि बहुत गोरी होती है। अब उसको देखकर उन्हें शक होता है कि कहीं इस औरत ने बच्ची को किडनैप तो नहीं किया, क्योंकि कहीं से भी ये औरत उस बच्ची की माँ नहीं लग रही होती। इसके बाद एक कपल उस औरत को रोककर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो औरत तो कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रही होती है, जिसकी वजह से उनको समझ में ही नहीं आता। इसी दौरान वहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और उसी में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है, जिसे उस औरत की भाषा आती है। वो
ऑफिसर फिर उस औरत से पूछता है कि क्या ये बच्ची तुम्हारी है या फिर तुमने इसे किडनैप किया। वो औरत कहती है कि यह बच्ची मेरी है, मैंने इसे किडनैप नहीं किया, ये मेरी बच्ची है। लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से इसकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो रिटायर्ड ऑफिसर जिसका नाम अनिल होता है वह उस औरत से उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाता है कि उसे इस बात का शक है कि बच्ची इस औरत की नहीं है। जहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स अनिल की बात को मान लेते हैं और पता भी चलता है कि दोस्तों क्यों न मानते हैं, क्योंकि अनिल का दामाद उस शहर का बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसने सभी कनेक्शन अच्छे बना के रखे हुए थे और इसलिए पुलिस वाले भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो अनिल को देखते ही वो उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं और पता नहीं अभी ऑफिसर पहले जिस केस पर काम कर रहे होते हैं उसे छोड़कर इस केस में लग जाते हैं। फाइनली अब हम चौथी कहानी देखने को मिलती है जो कि एक टीनेजर लड़की की कहानी है जो ऑनलाइन टास्क द चैलेंज वाला गेम खेल रहा होता है, जिसमें उसे सामने वाले स्ट्रेजर 50 दिन में 50 टास्क देगा, जिसमें हर टास्क पिछले टास्क से खतरनाक होता है, अजीब होगा और कंडीशन यह है कि सभी टास्क को पूरा करना है। इसी से जुड़ी एक गेम दोस्तों काफ़ी सालों पहले वायरल हुई थी, आपको याद होगा तो कमेंट्स में बताना जरूर। चलिए, इस लड़के का नाम है राहुल और इस वक्त राहुल टास्क नंबर 49 पर है जहां उसे ड्रग्स के टैबलेट्स लेने होते हैं और दोस्तों इस टैबलेट को शायद उस ट्रेजर ने ही राहुल तक भिजवाया होगा। राहुल फिर वो टैबलेट लेता है और नशे में पूरी तरह खो जाता है। कुछ देर के बाद वो अपनी पीसी के सामने जाकर उस ट्रेजर से बातें भी करता है और कहता है कि मुझे मेरा टास्क 50 बताओ, लेकिन वो ट्रेजर उसे कुछ समय रुकने के लिए कहता है। तभी राहुल के डैड उसके रूम के गेट पर नॉक करने लगते हैं। दोस्तों इस सीन से आप समझ पाओगे कि इस टास्क के दौरान राहुल कितना पागल हो चुका था। वो उस ट्रेजर से जब तब कहता है कि तब मुझे इस आदमी को जल्दी से मारने का मन कर रहा है, यानी कि दोस्तों वो अपने पिता की बात कर रहा है और ये सुनकर उस ट्रेजर को थोड़ा शौक होना चाहिए था, लेकिन वो हंसता है। और फिर हम देखते हैं कि राहुल ने पिछले 49 दिनों में क्या क्या टास्क किए थे, जिसमें उसने एक बिल्ली को जान से मारा, अपने हाथों को आयरन से जलाया और ढेरों अलग अलग तरह के ड्रग्स लिए, जिससे अब ये कहा जा सकता है कि राहुल का दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है। खैर कहानी फिर से रघु पर शिफ्ट होती है। दोस्तों यहाँ जहाँ डांस करते हुए एक गलतफहमी की वजह से उसका एक आदमी से झगड़ा हो जाता है। अब रघु इस पर इतना गुस्सा होता है कि उस आदमी के वहाँ से भागने पर भी वो उसका पीछा करता रहता है, यहाँ तक कि उसके घर पहुँच जाता है इस इंटेंशन से कि आज वो उसकी पीट कर मार डालेगा। एंड वो उस आदमी की जिसके साथ रघु का झगड़ा हुआ था उसे तो ऐसा लगता है कि शायद रघु उसको जान से मार डालेगा, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू को अपने साथ में लेकर आता है एंड रघु को दोस्तों घायल भी कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो जाती है जो कि बहुत देर तक चलती रहती है। इसमें दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं, जिसके एंड में रघु उसी चाकू को उस आदमी के गले में डाल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से रघु खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दादा और दादी की कहानी दोबारा शुरू होती है दोस्तों, जिसमें हम दोनों को शहर में घूमते हुए एक छोटे रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाकर पैसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, लेकिन इनके पास पैसे ना होने की वजह से वह अपने साथ जो रोटी और सब्जी लेकर आए थे उसी को वहाँ पर खोलकर खाते हैं। अब ये देखकर उस रेस्टोरेंट को ओनर बड़ा ही रूडली कहता है कि यहाँ खुद से लाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं मना है और खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, तो बाहर जाकर खाओ। जिसे सुनकर बड़ी निराशा के साथ दोनों बाहर चले जाते हैं। दोस्तों तभी दादी अचानक से बेहोश आ जाती है, जिसके बाद बड़ी हड़बड़ी में दादा उन्हें वहीं के कुछ लोगों की मदद से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें एडमिट कर लिया जाता है। लेकिन इलाज तो तभी शुरू होगा ना जब फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन फॉर्म को भरने के लिए पैसे चाहिए, लगभग 15,000, जिसके आधा भी दादा के पास नहीं होते और वो पैसे जमा भी नहीं कर पाते, तो इलाज भी शुरू नहीं होता। तभी एक नर्स उन्हें दादी की चूड़ियाँ और बाकी ज्वेलरी निकाल कर देती है, शायद इस होप से कि इसे बेचकर वो इलाज को शुरू कर पाए, जिसे हाथ से लेकर दादा अपनी आंखों में निराशा के साथ दादी को देख रहे होते हैं। इसी के साथ कहानी फिर से यहाँ से टर्न लेती है और हम से उस भीख मांगने वाली औरत की कहानी को देखेंगे। उसमें क्या हुआ ये कि हम ये देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर अनिल के उसके दामाद का नंबर मांग लेते हैं, इस बहाने से कि उन्हें हम इन्फॉर्मेशन वापस दे देंगे, जो भी कोई खबर होगी तो इन्फॉर्म कर देंगे, बस खुद के कनेक्शंस बनाने के लिए ही वह नंबर मांग रहा है। वहीं हम अशोक नाम के कांस्टेबल को देखते हैं, जिसे हम उस औरत की हालत देखकर लगता है कि शायद वह ही इस बच्ची की माँ है और दोस्तों बड़ी टेंशन में आ जाता है कि अगर वह सच में इसी औरत की बेटी हुई तो ये पुलिस वाले पर फिर भी इस बच्ची को इससे अलग कर देंगे और किसी ऑफनेस में भेज देंगे, लेकिन इस औरत को वापस नहीं देंगे। और दोस्तों फिर से हमें सभी कहानी का करंट कॉन्टैक्ट बताया जाता है कि कैसे अब सभी की किसी न किसी सिचुएशन में फंस चुके थे। सबसे पहले हम रघु को देखते हैं, जिसे कुछ देर बाद होश आता है और वह देखता है कि उसने उस आदमी को मार दिया, पर उसी हाथापाई में मरने से पहले उस आदमी ने रघु की उंगली पर काटने की कोशिश की थी, उसी समय वह मर गया था, जिस वजह से हुआ ये कि रघु की उंगली उसके मुंह में ही फंस चुकी थी और जब वो कितनी भी जोर लगा ले वो उंगली बाहर नहीं आ रही थी, जिससे वो बहुत ही
ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किसी तरह उंगली निकालने की कोशिश करने लग जाता है। जिसके बाद हम दादाजी की कहानी को देखते हैं, जिसमें अब उन्होंने उन ज्वेलरीज को बेचने का मन बना लिया था। दादी का इलाज शुरू हो गया था, जिसके कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आकर उन्हें बताते कि आपकी पत्नी को कैंसर है और ज़्यादा से ज़्यादा वह बस 2 महीने की ही जी सकती है। अगर आप चाहे तो दवा लेकर उनका दर्द कम कर सकते हैं। ये सुनकर दादा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वे अपनी पत्नी को देखते जाते हैं जो कि होश में आ चुकी थी। दोस्तों, तभी दादी को पता चलता है कि दादा ने सभी ज्वेलरीज को बेचकर उस हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया था। पर दादा उन्हें ये बात नहीं बताते कि डॉक्टर ने उन्हें क्या क्या कहा है, मतलब कैंसर वाली बात। उल्टा वो उन्हें कहने लगते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर दादी भी बात को समझ रही होती है कि इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कितने पैसे लगते होंगे, इसलिए वह सभी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने का फैसला करती हैं और कहती हैं यहाँ से अभी चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद दोनों वह हॉस्पिटल से निकलकर शहर घूमने लगते हैं और यह बहुत ही प्यारा सीन होता है दोस्तों, क्योंकि घूमते हुए दोनों कोई महंगी शॉपिंग या खाने की चीज़ नहीं खा रहे होते हैं, बस चाय और फल ही खा रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों में वो शहर के नज़ारों से बड़े खुश होते हैं, जिसे बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद हम कांस्टेबल अशोक को देखते हैं दोस्तों, जिसे अंदर से पूरा भरोसा हो रहा था कि औरत इस बच्ची की माँ है, क्योंकि जब से वो औरत अपनी बच्ची से अलग हुई है तब से वो बड़ी दुखी बैठी हुई थी और पानी तक नहीं पिया था उसने। पर वहीं दूसरी ओर ऑफिसर को कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता जिससे ये कहा जा सके कि ये बच्ची किसी और की है या कोई इसकी मिसिंग बच्ची है। इसलिए ऑफिसर्स ये प्लान बना रहे होते हैं कि कुछ लीगल स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके इस बच्ची को इसकी माँ से अलग कर देंगे और फिर से ऑफनेस भेज देंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अशोक के अलावा कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्ची उस औरत की ही है। अब अशोक सोचता है कि कैसे भी करके मुझे ये काम करना ही होगा, मतलब इस बच्ची को उसकी माँ से अलग होने से रोकना होगा। और फिर से हम चौथी कहानी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ राहुल को उसका 50वां टास्क मिल जाता है, जिसमें दोस्तों वो स्ट्रेजर से उसे पूछता है कि तुम अपनी ज़िंदगी की कौन सी याद मिटाना चाहोगे। जवाब में वो कहता है कि मेरा बचपन, जिसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, हर समय बेल्ट से मारा गया था, मुझे बंद करके रखा गया था और जरा भी फ्रीडम नहीं दी गई थी। ये सब किया मेरे पापा ने, यानी कि दोस्तों राहुल के डैड हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट डैड थे, जिन्होंने अपने टॉक्सिक नेचर के चलते राहुल का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था। शायद उसी के ड्रामा का असर है कि राहुल आज इस जगह पर है जहाँ उसे सही और गलत के बीच में कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो स्ट्रेजर कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि ऐसा ड्रामा वाला बचपन किसी और बच्चे को मिले। जवाब में राहुल ना कहता है। वो स्ट्रेजर कहता है कि अब सुनो, तुम अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो, जिससे वहाँ पर जितने भी हॉल में बच्चे पैदा हुए होंगे ना, सारे के सारे मर जाएंगे, उन्हें ये दर्द वाली ज़िंदगी नहीं जीनी होगी। ये सुनते ही दोस्तों राहुल इसके लिए मान जाता है और बॉम्ब लेकर भी घर से निकल जाता है। खैर बॉम्ब कहाँ से आया इसके बाद खैर छोड़िए, जहाँ दोस्तों हमें इस दौरान 2 बातें पता चलती है कि ये बॉम्ब भी राहुल ने किसी टास्क के दौरान ही बनाया था और साथ ही दोस्तों राहुल उसी आदमी का बेटा है जिसे रघु की कहानी की स्टार्टिंग में ही रघु ने हाथ पर मारा था, वही आदमी जिसे पैसे वसूलने के लिए रघु आया था और उसे घायल करके चला गया था। अब आगे दिखाते हैं तो राहुल घर से बॉम्ब लेकर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले दादी और एडमिट थी और इस तरह ये कहानी चढ़ घट रही है। वेट कीजिए, वहाँ पहुंचकर राहुल एक कचरे के डब्बे में उस बम को रख देता है और तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ उसकी माँ उसे प्यार कर रही होती है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद वह बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा था। इसके बाद दोस्तों हम उसी बुरे आदमी को देखते हैं जो ये कहानी सुना रहा होता है। फिर वह सभी से कहता है कि ज़िंदगी हमें हमेशा एक नया जीवन शुरू करने का मौका देती है, जिसमें हम अच्छाई के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, जिस तरह एक अकल से नई तितली का जन्म होता है। फिर हम रघु को देखते हैं, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जिस आदमी को उसने मारा उसकी माँ का कॉल आ रहा था, जिससे दोस्तों उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उसने एक आदमी को ही नहीं बल्कि किसी के बेटे, किसी के भाई या शायद किसी के पति को भी मार दिया था, जो सोचकर वहीं पर रोने लग जाता है। वहीं हम फिर दादी जी को साथ में देखते हैं, जहाँ बीच रास्ते में ही दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दादा से कहती है कि मुझे पता है मुझे कैंसर है, मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी, मुझे ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, बस एक बार मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे अपने हाथों से मार दो। ऐसा दोस्तों दादी इसलिए कहती है क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत को तर कर मरते हुए देखा था और उन्हें ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है। इसी वजह से दादा भी ऐसा करने से मना कर देते हैं और बेचारे रोने लग जाते हैं। ये सोचते हो कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ से कुछ मोड़ पर लेकर आ गई है। जिसके बाद दादी खुद ही कपड़े से फंदा बनाती है और अपने गले में उसको डालकर दादा का हाथ पकड़ के उस फंदे को राइट कर देती है, जिससे कुछ ही पलों में दादी की वहीं पर मौत हो जाती है। दादा ये सब अचानक से अपने सामने होता हुआ देखकर पूरी तरह दुरुस्त हो चुके थे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ से दुखी होकर आगे जाते हैं दोस्तों। फिर हम राहुल को देखते हैं, जिसे समझ में आ गया था कि वह
है गलत कह रहा था, इसलिए वो बॉम्ब को लेकर हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। लेकिन इस दौरान वो उसी फंक्शन वाली जगह से गुजरता है जहाँ कुछ ही समय पहले रघु ने डांस किया था। आपको याद होगा वो गलती से धक्का लगने की वजह से उस फंक्शन में कुछ लोग राहुल के पीछे भागने लगते हैं, जिसके बाद कुछ दूरी के बाद जाकर राहुल रुक जाता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें राहुल की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और शायद उन लोगों की भी जो इनका पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ से हम अशोक को देखते हैं दोस्तों, जो बड़ी चालाकी से औरत को उसकी बच्ची लौटा देता है और वहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कहता है, जहाँ हमें पता चलता है कि दोस्तों कि उसकी जॉब भी जा सकती थी, लेकिन अब उसको इस बात का डर नहीं था। इसके बाद वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। फिर दोस्तों वो औरत और दादा दोनों उसी फंक्शन के पास आ जाते हैं जिसे हमने रघु की कहानी भी देखा था। इसी के बीच यहाँ पर चारों कहानी हमें यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर से हम इस कहानी सुनाने वाले बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उस गैंग के लीडर को कफन देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बनाएंगे, अगर बिगड़ा जाएगा तो तुम्हारे पास हमेशा अच्छा बनने का मौका